हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। यू आर ऑल वेलकम टू नो योर लीगल राइट्स चैनल। दोस्तों, हम आज चर्चा करेंगे राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ अ लॉयर्स। दोस्तों, तो हम टॉपिक पे चर्चा करते हैं। सेक्शन 29 एडवोकेट का जो एक्ट है 1961, इसके मुताबिक जिस एडवोकेट के पास, जो एडवोकेट बार काउंसिल ऑफ स्टेट्स में रजिस्टर्ड है, एनरोल है, उसी व्यक्ति को कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करने का पावर है। सिर्फ तो सिर्फ लॉयर्स एंड एडवोकेट। दोस्तों, एडवोकेट जो है किस कंडीशन में ब्रीफ जो है न ले और उसे किस कंडीशन में जो है कोर्ट के सामने, किसी अथॉरिटी के सामने या किसी ट्रिब्यूनल के सामने केस में ना अपीयर हो। दोस्तों, जैसे कि रूल 4 सेक्शन 1 चैप्टर 2 पार्ट 6 बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो रूल है, उसके मुताबिक जो एडवोकेट है वो ब्रीफ को कोर्ट, ट्रिब्यूनल या किसी अथॉरिटी के सामने अपीयर होने से मना कर सकता है यदि कोई क्लाइंट उस एडवोकेट या लॉयर से कोई गलत काम करवाना चाहता है। तो ऐसे केस में वो डायरेक्टली जो है मना कर सकता है एडवोकेट कि हम इस काम को अंजाम नहीं देंगे और ऐसे में हम सहायता नहीं करेंगे। तो ऐसा जो है ऐसे केस में वो एडवोकेट और लॉयर्स रिप्रेजेंट करने के लिए अपने आप को मना कर सकता है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 3, रूल 6 चैप्टर 2 पार्ट 6 बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल के मुताबिक एडवोकेट जो है वो अपीयर नहीं होगा, केस को लड़ेगा नहीं। किसी भी तरीके से किसी भी कोर्ट में, ट्रिब्यूनल के सामने, किसी अथॉरिटी के सामने, जैसा कि अंडर सेक्शन 30 में दिया गया है कि यदि उस एडवोकेट और लॉयर का कोई रिलेटिव, उसका पिताजी, उसके ग्रैंडफादर, लड़का या ग्रैंडसन, अंकल, ब्रदर, नेफ्यू, कजन, हस्बैंड, वाइफ, मदर, डॉटर, सिस्टर, नीस, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, ऐसे जो व्यक्ति यदि जज है, मजिस्ट्रेट हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के सामने, ऐसी अथॉरिटी के सामने एडवोकेट्स या लॉयर्स को अपीयर नहीं होना चाहिए और अपीयर नहीं हो सकते हैं। और यदि प्रिसाइडिंग ऑफिसर या मेंबर या जज जो भी है वो ट्रिब्यूनल में है और वो एडवोकेट के पास कोई केस आता है और वो केस इन ट्रिब्यूनल, जज और प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सामने का है, तो ऐसे में वो एडवोकेट उनके सामने अपीयर नहीं हो सकता है। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 4, रूल 8 चैप्टर 2 पार्ट 6 बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल के हिसाब से जो एडवोकेट है उनको किसी कोर्ट के सामने, किसी ट्रिब्यूनल के सामने या किसी अथॉरिटी के सामने, किसी ऑर्गेनाइजेशन, कॉरपोरेशन, सोसाइटी के अगेंस्ट में अपीयर नहीं होना चाहिए जिसमें कि वह एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर है, ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, सोसाइटी का मेंबर है, कॉरपोरेशन में मेंबर है या उस ऑर्गेनाइजेशन में वो डायरेक्टर है। ऐसी परिस्थिति में एडवोकेट को उस ऑर्गेनाइजेशन, कॉरपोरेशन के सामने अगेंस्ट में खड़ा नहीं होना चाहिए। ये रूल 8 चैप्टर 2 पार्ट 6 बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल में दिया गया है। कंडीशन है कि ये रूल कहाँ अप्लाई नहीं होगा, यदि उस एडवोकेट को एमिकस क्यूरी करके अपॉइंट किया गया है तो ऐसे बगैर फीस लेके या कॉरपोरेशन के लिए लड़ता है, खड़ा होता है, तो ऐसे में ये जो रूल है, रूल 8 चैप्टर 2 पार्ट 6 एप्लीकेबल नहीं होगा। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 5, रूल 9 चैप्टर 2 पार्ट 6 बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल के हिसाब से जो एडवोकेट है वो किसी कोर्ट के सामने खड़ा नहीं होगा उस संस्था के अगेंस्ट में
जिसमें उसका पिक्यूनरी यानी पैसे का संबंध हो, पैसे से कोई इंटरेस्ट हो, किसी भी तरीके का अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट है, तो ऐसे में ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में वो एडवोकेट केस नहीं लेगा, न ले सकता है और न लड़ सकता है। क्लॉज आई, एडवोकेट जो है, यदि कोई बैंक्रप्सी का मैटर है और उसमें वो एडवोकेट खुद क्रेडिटर है, तो उस बैंक के अगेंस्ट में कोई केस नहीं लड़ेगा। कोई केस में एज एन एडवोकेट रह के वो केस नहीं लड़ेगा किसी अपनी पार्टी के लिए। दोस्तों, और एडवोकेट जो है क्लॉज नंबर 2 में किसी कंपनी के अगेंस्ट में भी केस नहीं लेगा अपने क्लाइंट के लिए जिसमें कि वो डायरेक्टर है। अब पॉइंट नंबर 6 है रूल 13 चैप्टर 2 पार्ट 6। एडवोकेट जिसमें वो विटनेस है, ऐसे केस में वो केस नहीं ले सकता है, वो केस नहीं लड़ सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति, वो एडवोकेट उस केस के अंदर वो विटनेस है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 7, प्रिविलेज ऑफ एग्जम्पशन फ्रॉम अरेस्ट। सेक्शन 135(2) ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड जो है, उसके मुताबिक ऐसे किसी एडवोकेट को, लॉयर को सिविल मैटर में अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, और जब वो केस लड़ रहा हो कोर्ट के सामने, उस समय अरेस्ट नहीं किया जा सकता विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट के परमिशन के बगैर उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। प्रिविलेज अंडर सीआरपीसी, एडवोकेट जो है, लॉयर जो है, उसे एडवोकेट को जूरर और एसेसर से एग्जम्प्ट किया गया है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत। दोस्तों, पॉइंट नंबर 8, एडवोकेट के खिलाफ लायबिलिटी ऑफ निग्लिजेंस, जो लायबिलिटी ऑफ निग्लिजेंस है एडवोकेट की, यदि उसकी तरफ से कोई गलती हुई है, कुछ हुआ है, तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सकता है। ये एग्जम्पशन मिला है, ये प्रिविलेज मिला है एडवोकेट एक्ट के अंदर 1961। ये जो थे एडवोकेट्स के राइट्स एंड प्रिविलेजेस थे। आज हमने इस वीडियो में एडवोकेट्स के, दोस्तों इसके पहले मैंने एक पार्ट 1 वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि एडवोकेट्स के क्या राइट्स हैं, और कुछ पॉइंट्स रह गए थे जो मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो इस वीडियो को समझने के लिए, उसके और राइट समझने के लिए जो स्टार्टिंग में मैंने बताए हैं, तो आपको मेरा पार्ट 1 जो वीडियो है वो आपको देखना पड़ेगा। तो प्लीज़ ऊपर दी गई हुई लिंक पे आप क्लिक करके हमारे उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो थी आज की टॉपिक के ऊपर कि एडवोकेट्स के राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ एन एडवोकेट्स। यदि दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, कमेंट्स करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें दी गई जानकारी कैसी है। यदि आपको कोई क्वेरीज़ है तो आप मुझे कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं, या ऊपर दिए गए नंबर पे भी मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करेंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। यदि मुझे कहीं कुछ रह गया है तो मैं उसे कवर करने की कोशिश करूं। और इस चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल दबा के। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाल आइकॉन बेल दबा के, ताकि अगले आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें।
Thank you for watching. We'll see you in the next.